नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी। सीएनबीसी आवाज की खबर पर फिर लगी मोहर। धन धान्य कृषि योजना कैबिनेट से मंजूर। एनटीपीसी रिन्यूएबल में 20,000 करोड़ रुपए निवेश को भी मिली मंजूरी। निफ्टी वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में कंसोलिडेशन। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट बंद। पीएसयू बैंक आईटी ऑटो इंडेक्स में बढ़त। मेटल फार्मा पीएसई शेयर्स पर दिखा दबाव। मेडिक्लेम पॉलिसी वाले मरीजों से मनमाना बिल नहीं वसूल पाएंगे अस्पताल। सूत्रों के मुताबिक सरकार की हेल्थ केयर रेगुलेटर बनाने की तैयारी। वित्त मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। त्योहारों के सीजन में रुलाएंगे खाद्य तेल के दाम। आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ने के आसार। सरकार की ड्यूटी घटाने का भी नहीं दिख रहा असर। एनसीईआरटी के 8वीं क्लास की किताब में बड़ा बदलाव। मुगल काल में जोड़े गए धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण। बाबर को क्रूर विजेता और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी श्री भगवत गीता। 6ठी से 12वीं क्लास तक के बच्चों को संस्कृत के शिक्षक पढ़ाएंगे गीता का पाठ। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने किया हिंदी का बचाव। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव का हिंदी समेत 17 भाषाओं के ज्ञान का दिया हवाला। कहा, ऐसे उदाहरणों के बावजूद हम पूछ रहे हैं हिंदी क्यों सीखनी चाहिए। पहाड़ों से मैदान तक जल प्रहार से मचा हाहाकार। उत्तराखंड में कई जगह खिसके पहाड़ तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी उफनती नदियों से आया मुसीबत का सैलाब। आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी। इसके अलावा एनटीपीसी रिन्यूएबल में 20,000 करोड़ के निवेश को भी मंजूरी मिली है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, बताएं कैबिनेट की बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसकी पूरी जानकारी क्या है। कैबिनेट में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला कृषि क्षेत्र के लिए है, जहां प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश भर के 100 जिले की पहचान की जाएगी। हर राज्य में कम से कम 1 जिले होनी चाहिए जहां पे कृषि के लिहाज से वो जिला पिछड़ा हो, यानी कृषि पैदावार बढ़ाने की गुंजाइश तो है लेकिन कृषि की पैदावार नहीं हो पा रही है। वहां पे सरकार विशेष फोकस करेगी और अलग अलग विभागों के 36 स्कीम को वहां पे विशेष तवज्जो देकर के लागू करेगी। इसके तहत कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी। वहां पे कृषि की उत्पादकता बढ़ाने वाली स्कीम पर जोर दिया जाएगा। जो फसल पैदावार होगी उसके स्टोरेज की व्यवस्था ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे किया जाएगा। किसानों को आसानी से सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके, इसकी कोशिश की जाएगी। इसके लिए स्कीम वहां पे जोर देकर लागू किया जाएगा। इस 36 स्कीम के तहत सरकार 24,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च करेगी। हालांकि बता दूं कि 24,000 करोड़ रुपए हर साल अलग से कोई आवंटन नहीं किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत जो अभी तक आवंटित है पहले से रकम, उसी रकम में से ज्यादा हिस्सा इन 100 जिलों को दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है एनटीपीसी को लेकर के। एनटीपीसी को इस बात की छूट दी गई है कि वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और एनटीपीसी रिन्यूएबल में 20,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त निवेश करे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। इसी तरह से एनसीआईएल में भी यहां पे छूट दी गई कि एनसीआईएल 7,000 करोड़ रुपए करीब अपने रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो सब्सिडरी है उसमें निवेश करे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी में उत्पादन बढ़ाया जा सके, उसके निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये 3 बड़े फैसले आज की बैठक में लिए गए। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। मेडिक्लेम पॉलिसी वाले मरीजों से मनमाना बिल अब हॉस्पिटल नहीं वसूल पाएंगे। सरकार ने ज्यादा बिल वसूलने वाले हॉस्पिटल पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं कि एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास। बिल्कुल, देखिए, मेडिक्लेम पॉलिसी वाले मरीजों से अब मनमाना बिल नहीं वसूल पाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स। दरअसल सरकार को इस बात की लगातार शिकायत मिल रही थी कि जिन मरीजों के पास भी हेल्थ पॉलिसी होती है उनसे हॉस्पिटल्स इन्फ्लेटेड बिल यानी बिल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और ऐसे में मजबूरन मरीज को वही बिल क्लेम करना पड़ता है। इससे मरीजों को नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ
जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको भी काफी नुकसान होता है। लिहाजा जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर हेल्थ मंत्रालय यानी स्वास्थ्य मंत्रालय से चर्चा की है और एक हेल्थ केयर रेगुलेटर बनाने की पेशकश की है, ताकि पूरे देश भर में जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है उसके रेट्स को यूनिफॉर्म किया जा सके। इसमें सभी राज्यों से चर्चा की जा सकती है और चर्चा करने के बाद जो स्टैंडर्ड रेंज होगा मेडिकल प्रोसीजर का उस पर यूनिफॉर्मिटी बनाने की कोशिश की जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि अलग अलग रेट्स देखने के लिए मिले, क्योंकि सरकार भी इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि कोई अगर मरीज कैश में इलाज कराना जाता है तो उससे हॉस्पिटल्स अलग चार्ज करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होता है तो उसके लिए अलग चार्ज करते हैं और सीजीएचएस रेट अलग होते हैं। तो ऐसे अलग अलग रेट्स हॉस्पिटल्स कैसे चार्ज कर सकते हैं। लिहाजा हेल्थ के रेगुलेटर पर चर्चा चल रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हेल्थ के रेगुलेटर इन सभी जितनी भी एनोमलीज हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश करे। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। जून में महंगाई के आंकड़ों को देखें तो दालों और सब्जियों के दामों में कमी देखने को मिली है, लेकिन खाद्य तेलों की महंगाई में डबल डिजिट इजाफा देखने को मिला है। त्योहारों की शुरुआत होने के साथ ही खाने के तेल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। हाल में ही सरकार ने इन्फ्लेशन का डेटा जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक जून महीने के अंदर जो सब्जियां हैं या फिर दालें हैं उनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा खाने के तेलों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन्फ्लेशन के फिगर के अंदर जो खाद्य तेल है उनका डबल डिजिट का कंट्रीब्यूशन रहा है। जून महीने के अंदर जो खाद्य तेल है उनमें 17% तक की बढ़ोतरी, 17% का कंट्रीब्यूशन खाने के तेलों का ही रहा है। और अब मैं खाकर पिछले एक साल की बात करूं तो सरसों के तेल की कीमतों में करीब 27% की बढ़ोतरी, सूरजमुखी के तेल की कीमतों में करीबन 30% की बढ़ोतरी और पाम ऑयल की कीमत में करीबन 31% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। जून महीने में सरकार ने कीमतें कम करने के लिए खाद्य तेलों के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक तेलों के दामों में गिरावट देखने को नहीं मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमतें लगातार बढ़ रही है और जल्दी ही फेस्टिवल सीजन की शुरुआत भी होने वाली है, तब तेलों के दामों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा और आम आदमी के लिए जो खाने का तेल है वो महंगा बना रह सकता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग रही। सेंसेक्स 64 और निफ्टी 16 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं आज पूरा मार्केट का मूड कैसा रहा? तो हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। स्पेसिफिकली अगर बैंकिंग की बात करें तो ये आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं मेजर बाकी के इंडाइसेस को। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छे मूव्स, विप्रो नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले शानदार रैली, टेक महिंद्रा नंबर्स आने वाले हैं, 2% का इजाफा। नेस्ले इंडिया में भी करीबन 2% की तेजी आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग स्ट्रीक में श्रीराम फाइनेंस, इटर्नल, सन फार्मास्यूटिकल और सिप्ला यानी कि फार्मा जो सेक्टर है उसने थोड़ा सा ड्रैग डाउन किया है। मिड कैप की बात करी जाए तो पतंजलि फूड में अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। एनएलसी इंडिया न्यूज फ्लो के चलते यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 3.5% की तेजी और एचपीसीएल भी अच्छी खासी बढ़त के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रिक में बात कर ले पेज इंडस्ट्री 4% की कमजोरी, पीबी फिनटेक 3% का डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। पीआई इंडस्ट्री में भी करीब 2% की कमजोरी देखने को मिली है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज करीबन 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा रियलिटी पैक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। पीएसयू ने भी आज आउट परफॉर्म किया है। तो कल मुंबई में बीकेसी में टेस्ला ने अपना एक्सपीरियंस सेंटर खोला था और आज मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने विधानसभा भवन के बाहर टेस्ला की टेस्ट ड्राइव भी की। खुद एकनाथ शिंदे कार की ड्राइविंग सीट पर थे और इस दौरान उन्होंने कार के फीचर्स और पर्यावरण के प्रति इसके योगदान की जमकर तारीफ भी की। टेस्ला का शोरूम हिंदुस्तान में पहली बार खुला है और ये शोरूम मुंबई में है और कल ही इस शोरूम का उद्घाटन हुआ था और आज आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर आप देख सकते हैं जो टेस्ला कार भारत में लॉन्च हुई है उसको खुद ड्राइव कर रहे हैं और जिस तरीके से बताया कि जो वो फर्स्ट टाइम टेस्ला कार को ड्राइव कर रहे हैं और ये जो ड्राइव सेशन है वो महाराष्ट्र के जो विधानसभा जो भवन है उसके बाहर का है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे जो है वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उसके साथ एक ट्रिप या एक राउंड यहाँ से करते हुए आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे और साथ में जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर
प्रताप सरनाइक भी बैठे हुए हैं और पूरी गाड़ी को वो टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे के साथ साथ जो महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी तरह का जीएसटी गलत तरीके से वसूला गया है तो आप जीएसटी विभाग के डायरेक्टर जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विस के ग्रीवांस सेल में इसकी शिकायत करा सकते हैं। यहाँ छोटी से बड़ी रकम की संदिग्ध वसूली की जांच की जाती है। क्या है जीएसटी विभाग का ग्रीवांस सेल और आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं? इन्हीं मुद्दों पर डीजीटीएस के प्रिंसिपल एडिशनल डीजी कुमार सुमित कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। सुमित कुमार साहब इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, खासकर अभी तक जो डिस्कशन में आया है कि दो ऐसे सेक्टर है, रियल एस्टेट और डॉक्टर्स, तो यहाँ पर किस तरह की इश्यू अगर आती है तो कंज्यूमर आपके पास आ सकता है और आप लोग इस पर क्या करेंगे? खाली इन दोनों सेक्टर ने, किसी भी सेक्टर में कोई भी सेक्टर, कहीं भी अगर आपसे जीएसटी लिया जाता है और आपको शक होता है कि ये आपसे नहीं लिया जाए और आपको ऐसा कोई भी इशू है तो उसमें दो काम हम कर सकते हैं। एक, अगर कॉन्क्रीट ग्रीवांस है हमें बताइए, कॉन्फिडेंशियली बताइए, डिटेल के साथ बताइए, हम उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक है जनरल एजुकेशन का, हम जानना चाहते हैं हमारे साथ ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम आपके लिए हम प्रोग्राम करेंगे, आपसे हम बातचीत करेंगे, आपसे फीडबैक लेंगे और वो उसका हम करेंगे। उसी तरह अगर कोई भी सेक्टोरल कोई एसोसिएशन है, कोई ट्रेड बॉडी है, वो चाहता है हमसे बातचीत करना, आप हमारे पास आइए, हम आपके लिए फिजिकली, हाइब्रिड मोड में, वेबिनार मोड में, जिस मोड में आप चाहिएगा। अगर जैसे आप स्टेट वाइड हैं, पूरे गुजरात में हैं, तो फिजिकली कोई आ नहीं सकता, हम नहीं चाहते हैं आप काम छोड़ के आप यहाँ पर आके समय बर्बाद कीजिए। तो आप अपने घर में बैठिए और हमको बताइए, हम अप्रोच कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के रेरा को, गुजरात के रेरा को, उनके पास हम जाएंगे, उनको बोलेंगे आप हमारे साथ बैठ के, हम लोग, सरकार साइलो में नहीं काम करती है, पब्लिक के लिए, टैक्स पेयर के लिए, पोटेंशियल टैक्स पेयर के लिए सरकार है, भारत सरकार है, गुजरात सरकार है, कोई उसमें साइलो नहीं है। हम साइलो की तरह ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। वित्त मंत्री का आदेश है कि भाई साहब आप लोग सबको मिला के काम कीजिए। तो आप हमारे पास लोग आएंगे, पूछेंगे ये हमारा पहले हम प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। तो उनके जो भी अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके साथ वो आए, हमको बताएं ये प्रॉब्लम है, उसको हम एनालाइज करके फिर अगर ग्रीवांस होगा तो ग्रीवांस डील करेंगे, एजुकेशन का डिमांड होगा तो वो करेंगे, सजेशन होगा तो एग्जामिन करके हम भेजेंगे, जो भी उनका इशू है उसको हम लोग करेंगे। देश में भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को हिंदी समेत 17 भाषाएं आती थी, आज हम ये बोलते हैं कि हिंदी क्यों सीखें। Now we are all talking. Why should you learn Hindi? Not only he learned Hindi, he has learned 17 languages. That is how he has become a great man. चलिए अब आपको बताते हैं आज की आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत चीन में रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है और इसलिए शी जिनपिंग और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात भी हुई है। वहीं शंघाई एससीओ समिट में जयशंकर ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है, लेकिन विपक्ष सरकार पर सवाल कर रहा है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। चीन पर भरोसा, मौका या धोखा, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़ा बदलाव किया है। अब इस किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण जोड़े गए हैं। किताब में बाबर को क्रूर विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। हालांकि किताब के अंत में एक नोट भी जोड़ा गया है जिसमें लिखा है कि पिछली घटनाओं के लिए आज किसी को दोष नहीं देना चाहिए। 8वीं क्लास की किताब में जो बदलाव किए गए हैं उस पर अब तक एनसीईआरटी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब गीता पाठ होगा। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को गीता ज्ञान देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 6 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की मीटिंग में ये निर्देश दिए थे कि स्कूलों में श्रीमद् भागवत को शामिल किया जाए, जिस पर काम करते हुए शिक्षा विभाग ने मंगलवार से प्रार्थना सभा में इसे इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है
ये देवभूमि है। देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए। स्कूलों में रामायण और श्रीमद् भागवत गीता के अंश पढ़ाने की तैयारी है। स्टूडेंट्स और टीचर भी इसे अच्छी पहल मान रहे हैं। वहीं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और यहां तक कह दिया कि इसीलिए मदरसों में संस्कृत शामिल करने जा रहे हैं क्योंकि अपने पूर्वजों को जानना सभी के लिए जरूरी है। एनईपी के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा से अब छात्र रूबरू हो रहे हैं और स्कूलों में प्राइमरी लेवल से दी जाने वाली इस शिक्षा को शिक्षाविद मानते हैं कि इसके दूरगामी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देश भर में भारी बारिश का कहर जारी है। पहाड़ों पर भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश से जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और देहरादून तक नदियां अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही हैं। नदी किनारे पूरी तरह से डूब गए हैं। पहाड़ों पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कोहराम मचा है, तो मैदानी इलाकों में बाढ़ से हाहाकार है। बादलों के गुस्से का शिकार हिंदुस्तान के कई प्रदेश बन चुके हैं। चारों तरफ जल प्रहार ही नजर आने लगा है। क्या यूपी, क्या एमपी, क्या बिहार और क्या झारखंड, हर जगह बाढ़ का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। खौफ से भर देने वाली ये तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के बालाघाट से, जहां वेन गंगा नदी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक तेज बहाव में बहता चला गया। एसडीआरएफ की टीम ने पहले नाव के जरिए बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव से ये प्रयास फेल हो गया। फिर युवक के पास रस्सी में बांधकर ट्यूब भेजा गया। फिर रस्सी और ट्यूब के सहारे इस युवक को नदी से निकाला गया। बाढ़ के रौद्र रूप के बीच एसडीआरएफ के रेस्क्यू की एक और तस्वीर आई है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां सेलाकुई इलाके में एक बरसाती नाले में फंसे 3 युवकों को सुरक्षित निकाला गया। बरसाती नाले में 3 युवक अचानक पानी बढ़ने के कारण फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यूपी के वाराणसी में गंगा किनारे के लोगों की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई जब गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। लगभग खतरे के निशान तक पहुंची गंगा नदी के पानी से किनारे के इलाके डूबे नजर आए। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गंगा नदी के पानी में प्रसिद्ध लेटी हनुमान जी का मंदिर डूब गया। उधर झारखंड के साहिबगंज में तालझारी इलाका भारी बारिश की वजह से डूबा नजर आया। यहाँ के एक पुराने शिव मंदिर में पानी भर गया। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।